हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी MCQ सीरीज में जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। ठीक है, इसके तहत हम MCQs डेली बेसिस पर सॉल्व करते हैं। ये एक एपिसोड इसका पहले हो चुका है, मतलब एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज ये दूसरी क्लास इसकी होने जा रही है और ये रेगुलर हम इसको रखेंगे। कब तक रखेंगे? जब तक आपका प्री नहीं हो जाता। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट सीरीज या नहीं देखा है, फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है, तो प्लीज़ वो उसको जाकर के देखें। और इसका आप अधिकतम लाभ तभी उठा पाएंगे, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप इसका अधिकतम लाभ तब उठा पाएंगे जब मेरी सीरीज में आप पेपर और पेन लेकर के बैठेंगे। तो किस तरीके से करना है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, पेपर पेन हाथ में लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए, सही आंसर अपना लिख लीजिए। उसके बाद वापस से स्टार्ट कीजिए, एक्सप्लेनेशन को सुनिए और एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद वो सारे पॉइंट्स जो आपको नहीं पता है वो लिख लीजिए, और अगर पता है तब तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो एक तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इतना अंदाज लगा लेते हैं कि दो स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि आजकल नए पैटर्न में आप देख ही रहे हैं कि अब किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं या 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं और लिखा होता है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो कई बार अंदाज लग जाता है कि 2 सही हैं या 3 सही हैं, लेकिन ये नहीं अंदाज लग पाता कि ये 2 ही सही हैं, हम गलती से लगा देते हैं। तो अगर आपसे ऐसी गलती हुई है तो उसको अभी क्या है, सीखने का समय है। और क्योंकि अभी सीखने का समय है तो आपको सबसे मूल बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आंसर सही होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पीछे का लॉजिक आपको पता है या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे P2I बैच से रिलेटेड है। ये 30 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। मैं आपको कल बता चुका हूं कि 22 सितंबर से ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 22 को इसका ओरिएंटेशन हुआ, 23 से इसकी क्लासेस जो हैं वो लगातार चल रही हैं और 30 तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके के 3 बैच लगातार साथ में स्टार्ट हुए हैं, एक हिंदी में, इंग्लिश में और आपका बाइलिंगुअल में। तो अगर आप 2024 को टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इसमें जल्द से जल्द आप एडमिशन लें। फीस की बात मैं बता दूं आपको, तो ओम लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करने पर 29,999 में ये एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए इस सारे को। वैसे मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं एक बार, फिर पॉज करके आप आंसर लगा लीजिएगा। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बताइए कौन सा कितने स्टेटमेंट इसमें सही हैं? देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, यह स्टेटमेंट बताइए कैसा है? यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है आपका, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। बताइए ये आत्मा में विश्वास करता है या नहीं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के बारे में ये आस्था है कि आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है इसमें। ठीक है, आपको क्योंकि जानकारी होगी कि 3 बेसिकली आस्तिक दर्शन होते हैं, एक आपका बौद्ध, एक जैन और एक आपका चारवाक, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये अनात्मवादी है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? इसलिए क्योंकि इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। और यहाँ पर मूलतः यह अनीश्वरवादी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वास्तव में जो बुद्ध हैं उन्होंने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, मानव प्रतिष्ठा पर उन्होंने जोर दिया, मानव प्रतिष्ठा। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अनात्मवादी है, ये भी सही है। ये बताइए आप आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, उसके अलावा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। यही इसकी खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन की अगर आप बात करेंगे तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते। बहुत बार ये अलग अलग तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन और यहाँ पर गलती हो जाती है। इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि आत्मा में विश्वास नहीं करते, ये याद रहता है, क्योंकि जैन में और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। जैन दर्शन है जो वो आत्मा में विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन बौद्ध दर्शन नहीं करता।
पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो रीबर्थ है उस पर यहाँ बौद्ध धर्म विश्वास करता है, ठीक है। चलिए, तो कितने सही हो गए? तीनों ही यहाँ पर सही है, सी है ना, सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1586 में होने वाला अफगान बलूचियों का विद्रोह अकबर के समय में होने वाला पहला विद्रोह था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आप लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इस सीरीज की जो खास बात है मैं आपको बता दूं, इसमें हमने एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आपका फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आपका ये जो इकोनॉमिक्स है, आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपका कल्चर वाला जो पार्ट है, इसके अलावा करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है, हर एक चीज़ जगह से हमने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। आपका जो मेन एग्जाम होगा जब आप यूपीएससी प्री में बैठेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी से लेकर के तब तक हम इतना कुछ कवर कर लेंगे कि बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और प्लीज़ जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो लाइक कीजिए इसको, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। 1586 में होने वाला अफगान बलूचियों का विद्रोह अफगान के समय में होने वाला पहला विद्रोह था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति पर आधारित थी। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनिए। चलिए, पहला जो है, देखिए ये पहला स्टेटमेंट है गलत। क्यों है गलत? ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट हैं, बेसिकली दो स्टेटमेंट। कौन से दो? आपका एक तो लिखा हुआ है 1586 में अफगान बलूचियों का विद्रोह, तो देखो यहां तक एक अलग मामला है, और यहां से दूसरा कि अकबर के समय में होने वाला पहला विद्रोह। समझिए इस बात को, पहला विद्रोह ये नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अफगान बलूचियों का विद्रोह भी अकबर के समय में ही हुआ है और 1586 में ही हुआ है, ये तो बात सही है। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें बीरबल की मृत्यु हुई थी, बीरबल, ठीक है, बीरबल की मृत्यु हुई थी इसमें, इसलिए ये सही है। इसके अलावा जो पहला विद्रोह की बात हम जब कर रहे हैं तो वो आपका 1564 में, ठीक है, 1564 में होने वाला उज्बेकों का विद्रोह। कौन सा? उज्बेकों का, ठीक है। उज्बेकों का जो विद्रोह है वो पहला विद्रोह है, ये याद रखिएगा, 1564 में हुआ था। चलिए अगला, अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति पर आधारित थी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया, क्योंकि आपको ये बात पता है कि इनका जो एम था वो क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने राजपूतों की मदद ली थी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। सार्वभौमिक सहिष्णुता मतलब, अगर आपने अकबर को पढ़ा होगा तो उसमें एक शब्द आता है सुलह कुल, पता है आपको? सुलह कुल, सुलह कुल, इस शब्द का मतलब क्या है? सुलह कुल की नीति का मतलब होता है सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार, ठीक है, सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना, ये इसका मतलब है। तो यानी कि सार्वभौमिक सहिष्णुता था इनकी नीति का मूल उद्देश्य, तो बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि दो स्टेटमेंट यहां सही हो गए, आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, बताइए यहां पर क्या है? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार, दूसरा कलकत्ता की स्थापना, तीसरा वेदरा का निर्णायक युद्ध, और चौथा वांडीवाश का निर्णायक युद्ध, ठीक है। अधूरा लग रहा होगा ना? ये अधूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अभी ये लाइन नहीं पढ़ी है। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, ठीक है, इसको आपको अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, समझ गए। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार, बताइए कब हुआ? गोवा की अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था 1510 में, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर 1530 में हुआ था, तो 1530 क्यों फेमस है? क्योंकि 1530 में कोचीन की जगह पर गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया था, ठीक है। 1530 कोचीन की जगह पर गोवा को, याद रखिएगा इस बात को, कोचीन की जगह पर गोवा को। गोवा, ठीक है। चलिए, कलकत्ता की स्थापना बताइए कब हुई है? कलकत्ता की स्थापना किसने की? सबसे पहले तो ये बताएं। कलकत्ता की स्थापना जॉब चरनॉक ने की। जॉब चरनॉक ने 1690 में, 1690 में जॉब चरनॉक के द्वारा कलकत्ता की जो है वो स्थापना की गई थी। और
वैसे भी आप इसको अंदाज 1600 के आसपास है, ये तो अंदाज आप लगा ही पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंच की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम फ्रेंच की बात करते हैं तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई है ना। तो एक आइडिया मोटा मोटा आप लगा सकते हैं कि कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नॉक ने आपका 1690 में, मतलब 64 के बाद ही हुई है, ठीक है, तो 90 में हुई है। तो और किसने की, ये बात भी याद रखिएगा, किसने? जॉब चार्नॉक ने, ठीक है। ठीक है, जॉब चार्नॉक में। इसके अलावा आपको वेदरा का निर्णायक युद्ध पता होना चाहिए। किसके किसके बीच में हुआ, पहले तो ये बताएं। वेदरा का जो युद्ध है वो कब हुआ? 1756 में। और किसके किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। किसके? इंग्लिश एंड डच, ठीक है, अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। इसमें डचों को पराजित करके जो भारत की व्यापार था वहां से उनको बाहर कर दिया गया था। किसमें? वेदरा का। इसलिए ये फेमस निर्णायक युद्ध इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि यहां से डचों का साम्राज्य है जो वो खत्म हो गया था, ठीक। इसके बाद वांडीवाश का निर्णायक युद्ध, ये क्या है? वांडीवाश वाला 1760 में, ठीक है, 1760 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था, फ्रांसीसियों को इसमें पराजित किया था और भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था, ठीक है। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको लगाना है। तो आप बताइए, ये देखो 1500 है, ये 1600 है, ये 1756 है और ये 1760 है। तो बिल्कुल सही क्रम में ही लगे हुए हैं, तो यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नवंबर 1858 को दिल्ली दरबार में कंपनी का शासन समाप्त करने की घोषणा की गई। दूसरा स्टेटमेंट, 1858 के बाद भारत का गवर्नर जनरल वाइसरॉय कहा जाने लगा। उसके बाद वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। बताइए कितने स्टेटमेंट इसमें से सही हैं, कितने? ठीक है, बताइए। इसमें से आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, दूसरा और तीसरा यहां पर सही है। क्या है पहले का मामला? 1 नवंबर 1858 को दिल्ली दरबार नहीं था, इलाहाबाद में जो वो पढ़ा गया था। किन्होंने पढ़ा था? वो आपके जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। मतलब 1857 के समय में कौन था गवर्नर जनरल? 1857 के समय में जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे। और पहले वाइसरॉय कौन थे भाई? जब 1858 के बाद भारत का गवर्नर जनरल वाइसरॉय कहा जाने लगा तो पहला गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग हुए, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग। और आपके ये 1857 की क्रांति के समय में जो गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। मैं शायद दोनों बार गवर्नर जनरल वर्ड बोल दिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले वाइसरॉय हैं जो वो लॉर्ड कैनिंग और गवर्नर जनरल हैं जो वो आपके 1857 की क्रांति के समय में वो भी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों सही हैं। ये पहला वाला यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि ये इलाहाबाद में ऐसा हुआ था जिसमें कि लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा पत्र जो कि रानी का घोषणा पत्र था उसको पढ़ा था और फिर उसके बाद जो कंपनी थी वो क्राउन के डायरेक्ट अधीन हो गई थी, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं यहाँ पर। तो कितने सही है पूछ रहे हैं? तो 2 सही है यहाँ पर, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कितने सही हो रहे हैं बताते चलिए थोड़ा थोड़ा। देखिए ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। एक घनत्व, एक दाब होगा, ठीक है, दाब, घनत्व, दाब, तापमान, ज्वालामुखीयता और भूकंप विज्ञान, ठीक है, वोल्केनिसिटी और सिस्मोलॉजी। डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी होता है, ठीक है, डेंसिटी। दाब मतलब प्रेशर, तापमान मतलब टेम्परेचर, ज्वालामुखीयता मतलब वोल्केनिसिटी और आपका भूकंप विज्ञान मतलब आपका सिस्मोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कल हमने एक क्वेश्चन लिया था जो हमने, वो भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही संबंधित था। आज फिर उसी से संबंधित क्वेश्चन है। उस दिन मैंने इस टाइप का एक डायग्राम बना के भी दिखाया था। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं की है प्लीज जाकर के वो क्लास देख लीजिए। इसका पीडीएफ है जो वो मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, ठीक है। पिछला वाला जो था वो शेयर कर दिया है, इसका भी इस क्लास के बाद शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ज्वालामुखीयता और ये, तो यहाँ पे पूछ रहा है आंतरिक संरचना। तो ये वाला फोटो था जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था जिसमें कि कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है, इनके कंपोजिशन भी बताए थे, जिसमें कि
सीएल, सीमा और नीफे के बारे में आपको बताया था कि कोर में, क्रस्ट में क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम होता है। आपका जो मेंटल है उसमें क्या होता है, आपका सिलिका और आपका मैग्नीशियम होता है, और जो कोर है उसमें क्या होता है, निकल और आयरन, और साथ में कुछ जगहों पर सिलिका भी दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मैंने इर्रेगुलरिटीज की बात भी की थी, है ना। आपको याद होगा कोनराड के बारे में बताया था, मोहो के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको रेपिटी बताया था, उसके अलावा मैंने गुटेनबर्ग बताया था, उसके अलावा लेहमन बताया था। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले पेपर में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए, ठीक है। आंतरिक संरचना को अगर आपको पता करना है कि पृथ्वी की, तो कैसे आप पता कर सकते हो इनडायरेक्ट सोर्सेस उसके क्या क्या हैं। देखिए, यहां पर इनडायरेक्ट सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके के इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल सोर्सेस और एक होते हैं आपके नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं उसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कि कौन से हैं जो आर्टिफिशियल हैं और कौन से हैं जो नेचुरल है, ठीक। तो ये तो खैर आइडिया लग ही जा रहा होगा आपको कि ये दोनों हैं जो ये नेचुरल सोर्सेस हैं, है ना। ये आपके कैसे हैं, प्राकृतिक है, नेचुरल है, और ये हैं जो आपके तीन, ये आपके आर्टिफिशियल है। घनत्व यानी कि डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो देखिए, एवरेज डेंसिटी अगर आप अर्थ की कहेंगे तो कितनी होती है, वो होती है 5.5। लेकिन जब हम क्रस्ट की बात करते हैं, क्रस्ट की कितनी होती है, क्रस्ट की डेंसिटी होती है 3, ठीक है। याद नहीं रखना, सिर्फ एक आइडिया लगाना है कि क्योंकि डेंसिटी है जो आपकी क्रस्ट की 3 है, यहाँ की 5.5 है, तो यहाँ से एक ये निकल के आता है कि इंटरनल पार्ट है, जो अंदर का हिस्सा है, वो डेंसर है किससे, आपका जो क्रस्ट है उससे, ठीक है। तो क्योंकि एवरेज की बात हो रही है यहाँ पर और सिर्फ क्रस्ट की 3 है, तो ये यहाँ पर ये पता चलता है कि हाँ, इंटरनल पार्ट है जो वो ज़्यादा डेंसर है किससे, क्रस्ट से, है ना, ज़्यादा घनत्व है किसका, क्रस्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं दाब की बात करूं तो दाब तो आपको पता है कि डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हर एक की क्षमता होती है ना। मतलब आप किसी अगर हिल है मान लीजिए, तो उसकी पृथ्वी पर किसी चीज पर अगर रखा है तो उस पर क्या प्रेशर लग रहा है ना, इंपैक्ट लग रहा है, प्रेशर, और एक आपका क्रिटिकल प्रेशर होगा कि जिसके बाद वो टूट जाएगा, ठीक। तो ये दोनों तो हैं ही हैं। इसके बाद तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान में भी अगर आप जितना नीचे जाते हैं, जितना आप नीचे जाते हैं, उससे ये माना जाता है कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस है जो वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के मामले में देखेंगे तो वहां ये देखा गया है कि पहले हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन जो रेट है, जिस दर से उसको होना चाहिए उस दर से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको बताता है, ये भी इसका भी लिंक हो गया। आपका ज्वालामुखीता, आपको पता है कि बीच बीच में क्या है कि ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, कुछ लिक्विड है नीचे, क्योंकि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कुछ लिक्विड निकलता है। वोल्केनिक इरप्शन जब हो रहा है तो कुछ ना कुछ लिक्विड निकल रहा है, तो यानी कि ये भी हो गया। उसके बाद सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी का आपको पता है कि अर्थक्वेक जब आता है तो कुछ सिस्मिक वेव्स हैं जो उसमें से निकलती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, कौन कौन सी आपने सुनी है, PSLR सुनी होंगी, PSL और R, है ना। कुछ सरफेस वेव्स होती हैं और कुछ कौन सी होती हैं, आपकी इंटीरियर में होती हैं। तो ये दोनों सरफेस वेव्स हैं और ये इंटीरियर में होती है। सरफेस वेव्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कहलाती है, ठीक। चलिए, तो अगर इसकी बात करें कितने हैं, तो ये सारे ही हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका D। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही आंसर किया था, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया और अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप हैं जिनसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। एशिया को यूरोप से जिब्राल्टर स्ट्रेट, जल डमरू मध्य मतलब स्ट्रेट, ठीक है, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर द्वारा अलग किया जाता है। एटलस पर्वत अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत है। वलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, वलित पर्वत है। आप ये बताएं कि इनमें से इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करने के बाद या इस वक्त मेरा वीडियो को पॉज करके एटलस को नहीं देखा, तो यानी कि इस क्वेश्चन के साथ कहीं ना कहीं आपने भेदभाव कर दिया। तो सबसे पहले आप एशिया वाले पार्ट को, इसको सॉल्व करने के बाद एशिया वाले पार्ट को देखिए जरूर, है ना। ये जो नाम यहाँ पर लिखे गए हैं इनको एक बार समझिए, एशिया की लोकेशन है जो वो समझिए,
ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेन बात ये, क्यों एशिया से हमने क्वेश्चन क्यों लिया है, क्यों सॉरी अफ्रीका से हमने क्वेश्चन क्यों लिया है। अफ्रीका से हमने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि अभी हाल ही में G20 की बैठक हुई है और आपने देखा है उसमें किसको शामिल किया गया है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अभी आने वाले सेशंस में हम इसमें और डीप में भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल अफ्रीका को तो समझिए। ठीक है, तो इसको एक बार देखिए मैप में। चलिए इस क्वेश्चन को आप बताइए, अपना आंसर लगाइए, उसके बाद इसका डिस्कशन सुनिए। एशिया और अफ्रीका एकमात्र द्वीप महाद्वीप हैं जिनसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। स्टेटमेंट कैसा है? गलत है, क्योंकि सिर्फ अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ना कि एशिया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से जो आपके कंट्रीज हैं वहां से होकर गुजरती है, बताइए। चलिए अगला देखते हैं। एशिया को यूरोप से जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, आपका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर, इनके द्वारा अलग किया जाता है। बिल्कुल सही है ना। बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल बाउंड्रीज इसकी ये कहला सकते हैं कि एशिया से अगर अफ्रीका को अलग कर रहे हैं तो इसकी फिजिकल बाउंड्रीज। एटलस पर्वत, ठीक है, एटलास कहाँ पर है ये एटलस? एटलास पर्वत आप देखेंगे तो अफ्रीका का ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ आपका मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, उस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। मतलब और भी है, ये वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। एटलस पर्वत अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत है। ये स्टेटमेंट कैसा है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, वलित पर्वत है ना, यानी फोल्ड माउंटेन्स। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं फोल्ड माउंटेन्स के भारत का? बताइए। हिमालय है ना, और अरावली, ठीक है, ये आपके फोल्ड माउंटेन्स के और ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं। फोल्ड माउंटेन मतलब क्या कि दो जब टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो उससे आप जो स्ट्रक्चर बनता है, तो वो स्ट्रक्चर है जो वो आपका फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्म में बनता है। ठीक है, चलिए तो कितने कथन सही हो गए? 2 कथन सही हो गए, बी आंसर हो गया इसका। बढ़े आगे। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुंदेलखंड नीज, बंगाल नीज और आपका नीलगिरी नीज धारवाड़ चट्टानों के उदाहरण हैं। कुड़प्पा चट्टानें कृष्णा घाटी और नल्लामलाई पहाड़ियों में पाई जाती हैं। धारवाड़ की चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित हैं और इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? बताइए, अपना आंसर लगाइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को वापस से स्टार्ट कीजिए। चलिए देखिए, अगर हम पुरानी चट्टानों की बात करते हैं, वहां से शुरू करते हैं, तो इसमें आप सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा? आर्कियन। ठीक है, आर्कियन रॉक्स होगा। वो जब मेटामॉर्फोज्ड होगी, रूपांतरित होगा, रूपांतरित आपको पता है कैसे होता है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में उसका रूपांतरित होगा और क्या बनेगी? ये बनेगी आपकी धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़। और फिर जब ये मेटामॉर्फोज्ड होगा तो फिर ये क्या बनेगी? ये बनेगी आपकी कुड़प्पा। ठीक है, कुड़प्पा की चट्टानें जो है वो ये बन जाएंगी। ये प्रोसेस है, मतलब इन तीनों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में इन तीनों का नाम लिखा हुआ है। देखिए, बुंदेलखंड नीज, बंगाल नीज, नीलगिरी नीज, ठीक है, धारवाड़ चट्टानों के उदाहरण है। ये सबसे पुराने हैं, इतना तो आपको आइडिया है। बुंदेलखंड के नाम से आपको समझ इतना याद आ रहा होगा कि सबसे पुराने हैं, तो सबसे पुराने हैं तो ये धारवाड़ के होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये किसके हैं? ये आर्कियन टाइप्स है ना, आर्कियन, ये आर्कियन है। ठीक है, इसके बाद कुड़प्पा चट्टानें कृष्णा नदी और नल्लामलाई पहाड़ियों में पाई जाती है। ये बिल्कुल सही फैक्ट है। और धारवाड़ की चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। देखो, इतना आप वैसे भी कई बार कुछ क्वेश्चंस को कॉमन सेंस का यूज यहाँ पर आपको करना होगा। आप ये अगर जान रहे हैं कि ये सब, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये रूपांतरित चट्टानें हैं, ठीक है, यानी कि मेटामॉर्फोज्ड होके बन रही हैं, तो जो आपके जीवाश्म है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि धारवाड़ की चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित है, ठीक है, और इतनी ज्यादा मेटामॉर्फोज्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या है? जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो आपका एक गलत हो गया, 2 सही हैं, यानी कि आंसर केवल 2, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं।
असम समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 15 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारत से जाना होगा। 1951 से 61 के बीच सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान का अधिकार होगा। 1961 से 1971 के बीच असम आने वाले लोगों को नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिए गए, किंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है बताइए। देखिए, हुआ क्या था कि जब आपका बांग्लादेश में 1971 के आसपास आपका जो वॉर वाली सिचुएशन आई, तो जिसकी वजह से बहुत सारे वहाँ से लोग थे जो डिस्प्लेस हुए, मतलब आगे आए, और भारत में असम वाला जो क्षेत्र है, असम वाला, ठीक है, वहाँ पर आ गए। असम वाले क्षेत्र में वो आ गए और वहाँ पर रहने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब असम में वो वहाँ पर रहने लगे, तो उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम आया, तो इलेक्शन के टाइम में ये चीज़ एक बहुत तेज़ी से उठी कि भाई यहाँ पर इतने ज़्यादा विदेशी रह रहे हैं, जिसकी वजह से असम के जो संसाधन हैं वो काफ़ी कम पड़ रहे हैं, और वहाँ के लोगों को इस चीज़ से समस्या होना शुरू हो गई कि हमारे जो संसाधन है उसमें क्या है, बंटवारा हो गया है। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में जाकर के विद्रोह वगैरह वहाँ पर स्टार्ट हो गया। इसमें आपने नाम सुना होगा, आसू, है ना, ये आपने नाम सुना होगा, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन, इसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, और इनका यहाँ पर इन्होंने आंदोलन वगैरह शुरू किया, और ये कहा कि भाई आगे के जो चुनाव वगैरह हैं वो तो तभी होंगे जब ये जो विदेशी लोग, जो बाहर के लोग आए हुए हैं, उनको यहाँ से आप हटाएंगे। तो जब वहाँ चीज़ें ठीक हो गई तो इनको अब वापस भेजिए। तो उसमें से ये चीज़ पता करना कि कौन पहले का है कौन बाद का है, तो ये एक असम समझौता हुआ किसके बीच, आंदोलनकारियों के बीच और केंद्र सरकार के बीच। और जब ये समझौता हुआ तो उस समझौते में ये 3 पॉइंट निकल के आए थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। क्या है कि असम समझौता, ठीक है, क्या है, असम समझौता। आपने आंसर तो अब तक लगा ही लिया होगा ना। चलिए, 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारत से जाना होगा। एक ये नियम बनाया गया, ठीक, याद रखिएगा कि इसके बाद जो भी आया है तो उनको सबको जाना होगा वापस। 51 से 61 के बीच में जो लोग आए हैं उनको ये याद रखिएगा पूर्ण नागरिकता और मतदान दोनों मिल गया उनको, ठीक है, पूर्ण नागरिकता भी मिली और मतदान भी का भी अधिकार मिला। लेकिन ये जो 61 से 71 के बीच में जो आए थे, इनको नागरिकता तो मिल गई, लेकिन इनको ये कहा गया कि मतदान का अधिकार इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों फैक्ट अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं। असम समझौते से असम अकॉर्ड करके कहा जाता है इसको। चलिए, कितने सही है, तीनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण से है, ठीक है। ये अभी आपने रिसेंटली अगर सुना हो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि ये जो आपका 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, जिसके तहत 10 साल के लिए SC ST का जो कोटा है उसको आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। आपको ये बात पता है कि 1950 में जब हमारा संविधान आया तो एक ही साथ में नियम भी आया था कि ये जो SC ST को जो कोटा मिलता है ये 10 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, और जब इनकी सामाजिक स्थितियां ठीक होती हैं तो उसके बाद क्या होगा कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके, इसमें संशोधन करके वो तब से बढ़े जा रहा है। तो अब क्योंकि तब से लेकर के अब 2030 तक बढ़ चुका है ना, 2020 में लास्ट टाइम बढ़ा था, जो कि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो 2020 से 30 जब हो चुका है, तो 30 से अगर आप पीछे जाएंगे 1950 से कैलकुलेट करेंगे तो कितने साल हो गए, 80 साल हो गए। तो लगभग 80 सालों में अब वो चीज़ें बदल चुकी। क्या अभी भी इसकी नीड है कि इस कोटा को आगे बढ़ना चाहिए? इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि इसको हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक है, इसको हम रिव्यू करेंगे। तो इसलिए ये अभी चर्चा में आ गया है, तो आपको भी पता होना चाहिए और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण से है, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसके साथ जो आर्टिकल लिंक है कौन सा है कि इस अधिनियम के तहत आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया। आर्टिकल 334 है जिसमें कि संशोधन किया गया और उसको क्या किया गया कि 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। 10 साल है ना, 2020 में ये हुआ था, तो 20 तक तो था ही पहले, तो 20 से 30 तक, तो अब हो गया 2030 तक, ठीक है।
104वें संविधान संशोधन अधिनियम के में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को भी समाप्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए जब ये आया था तब भी ये काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि इससे हमारे संविधान में आपको पता है कि लोकसभा में पहले कितनी 552 सीटें होती थी, 552 सीटें होती थी, 552 सीटें जिसमें से 2 सीटें किसकी थी, एंग्लो इंडियंस की थी, और उनको रद्द कर दिया गया है। तो अभी कितनी बची है लोकसभा में, आपकी 550 सीटें रह गई। ठीक है, तो अब 550 सीटें मानी जाती हैं। ये कब से हुआ, ये आपका 104वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक, तो ये फैक्ट भी सही है। तो तीनों यहां पर सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, गैर संचारी रोगों से संबंधित। ठीक है, गैर संचारी रोगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार गैर संचारी रोगों से भारत में लगभग 61% मृत्यु होती है। आमतौर पर यह रोग खराब जीवन शैली के कारण होता है। गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु वैश्विक कार्यवाही के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजना में केवल 4 मुख्य NCD शामिल की गई। NCD मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि गैर संचारी रोग वो रोग होते हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलते, मतलब छूने से, खांसने से, छींकने से, इन सब चीज़ों से नहीं फैलते। हमेशा हमारे लिए आपने जो सुना होगा कि कौन से रोग ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं, कम्युनिकेबल माने जाते थे अभी तक। ठीक है, कम्युनिकेबल मतलब जो संचारी रोग हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे TB हो गया, वो क्या है, छींकने से, खांसने से, छूने से, ये फैलने वाली बीमारी है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के बाद WHO ने भी ये बात कही कि भारत में स्थिति उलट गई है। स्थिति क्या हो गई है? स्थिति हो गई है कि अब ज़्यादातर जो मृत्यु हो रही हैं वो किससे हो रही हैं? गैर संचारी रोगों से हो रही हैं, संचारी रोगों से कम हो रही हैं। तो अब क्योंकि जब इस तरह की रिपोर्ट आ रही है तो यहाँ से ये क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं गैर संचारी रोगों के ऊपर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। और आंकड़ा क्या कहता है कि 61% मृत्यु है जो वो इससे होती है, मतलब 60-40 का रेशियो उल्टा हो गया। पहले क्या था कि 40% होती थी NCD से और 60% कम्युनिकेबल से, अब उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, जो आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या, लाइफ स्टाइल डिसीज कहा जाता है ना, जीवन शैली, खराब जीवन शैली से होने वाली डिसीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है उसमें खान पान में बदलाव आ गया है। खान पान में अब क्योंकि आपके पास पैसा हो गया, दूसरा आपके पास समय की कमी रहने लगी, तो चीज़ों कहाँ, जंक फूड वगैरह ज़्यादा इंटेक लेने लगे बिना कैलकुलेट करे। मतलब वो चीज़ें जैसे कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज पहले काफ़ी ज़्यादा खाया जाता था, अभी उस चीज़ की काफ़ी कमी देखने को मिली है। ठीक है, हालांकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है तो उसके तहत अभी इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन है ना, मिलेट तो आपको पता है ना, मिलेट में क्या क्या आ जाता है, ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब मिलेट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्योंकि खराब दिनचर्या जिसमें व्यायाम, शरीर को ध्यान नहीं दे पा रहे, पूरे दिन बैठे बैठे काम करना, तो हमारी क्या है, लाइफ स्टाइल में बदलाव आया है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि लाइफ स्टाइल को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की बीमारियों को अगर आपको ठीक करना है तो। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल डिसीज इनको कहा जाता है, तो ये भी सही हो गया। गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु वैश्विक कार्यवाही के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजना ने केवल चार, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर केवल जो वर्ड है ये परेशान कर रहा होगा आपको, मुझे पता है, क्योंकि कल ही मैंने कहा है कि जब भी केवल आ जाए तो सचेत हो जाना। लेकिन कुछ फैक्ट जो कि बड़ी फेमस एजेंसीज ने दिए, जैसे ये WHO ने कहा है, क्या क्या है वो चार, एक आपका डायबिटीज हो गया, एक आपका सांस की बीमारी मतलब रेस्पिरेटरी डिसीजेज है जो वो हो गया, सांस की बीमारी। ठीक है, एक आपका कैंसर हो गया, ठीक है, और आपका हृदय से संबंधित यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हृदय रोग वाली जो होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह आना, ये चारों को इन्होंने इसमें शामिल किया है। डायबिटीज, आपका सांस की बीमारी जो लंबे समय से गंभीर सांस की बीमारी है उसको, उसके अलावा कैंसर को, और आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी कि हार्ट से संबंधित डिसीजेस। ठीक है, हृदय से संबंधित। चलिए, तो ये हो गई। तो यहाँ पर ये आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों आंसर, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। देखिए, सरकारी प्रतिभूति GSEC है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने सुना होगा, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमिक्स आ गया है, बताइए। सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जो, वो एक प्रकार के ऋण साधन होते हैं जो सरकार द्वारा जनता से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। दूसरा,
यह व्यापार योग्य होते हैं। तीसरा, ऐसी प्रतिभूतियां अल्प अवधि या दीर्घ अवधि दोनों में प्रदान की जाती है, दोनों में प्रदान की जाती है। बताइए क्या है सही, इनमें से कितने सही हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बता दूं तो ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, जीसेक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है क्या? बेसिकली आप इसको आसान भाषा में बस इतना समझ लो कि जब सरकार को कुछ पैसा चाहिए, लोगों से जब कुछ पैसा चाहिए तो सरकार क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन करती है, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप एक ऐसा पीस ऑफ पेपर मान लीजिए, ठीक है, ऐसा पेपर मान लीजिए जिसमें कि उन्होंने लिख करके दिया है कि भाई आज हम इतना पैसा दे रहे हैं और इतने टाइम के बाद आपको इतना वापस कर देंगे। एग्जाम्पल 1000 का है मान लो, ठीक है, 1000 रुपये आपने सरकार को दिए और उसमें उन्होंने लिखा कि तुम 10 साल के लिए हमें दो और हम 10,000 दे देंगे, वापस कर देंगे, मान लो ये लिखा हुआ है। अब आपने क्या है, इसको खरीद लिया, सॉरी आपने इसको दे दिया, 1000 रुपये में आपने इसको दे दिया। अब क्योंकि वो तो सरकार है, सरकार के पास तो नोट छापने की भी ताकत है, तो वो तो देगी ही देगी। तो एक चीज इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि रिस्क नहीं है कोई भी, क्योंकि किसको दे रहे हो? अभी न्यूज़ में आया है अभी, हालांकि क्योंकि जेपी मॉर्गन से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि उन्होंने अगर सरकारी जो प्रतिभूतियां जीसेक को अगर इंक्लूड किया तो 30-40 बिलियन डॉलर बढ़ने की जो रेवेन्यू है जनरेट होगा, उसकी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है यहाँ पर, तो चर्चा में है तो पता होना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक तरह का पेपर है जो सरकार ने कहा कि लाओ 1000 रुपये दे दो और हमसे लिखित में ले लो कि हम इतने दे देंगे। तो आपको ये तो हो गया कि भाई किसी पे विश्वास करें या ना करें, सरकार पे तो कर सकते हैं। तो सरकार ने आपको ये ऐसा इस तरीके का एक पेपर बना करके दे दिया। ठीक है, नो रिस्क इसको कहा जा रहा है कि क्योंकि रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज यहां पर आपने ये पढ़ा कि सरकारी प्रतिभूति एक प्रकार का ऋण साधन है जो सरकार द्वारा जनता से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल साधारण सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, यह व्यापार योग्य है। अब आगे समझिए कि एक पेपर था, आपको कहा गया था 10 साल के बाद हम इतना दे देंगे आपको, लेकिन आपको बीच में जरूरत पड़ गई पैसों की। अब आप क्या करोगे? तो सरकार ने इसके लिए व्यवस्था की है कि ये कैसा है, ये ट्रेडेबल है, व्यापार योग्य है। आप इसको बीच में, जैसे मान लो कि 5 साल हुए हैं अभी, और 5 साल बाद आपने कहा कि यार देखो मेरे पास, किसी को कहा दूसरे को कि यार मेरे पास क्या है कि देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और आप एक काम करो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझसे ले लो और 1000 की है, अभी ये 5 ही साल हुए हैं, तो आप मुझे 5000 रुपये दे दो। ठीक है, और जब 10 साल ये पूरे हो जाएं तो गवर्नमेंट से जाकर के 10,000 ले लेना। तो ये पॉसिबल है, यानी कि ये ट्रेडेबल है ना, यहाँ पर इसको व्यापार योग्य कहा जाता है इसको। तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा ऐसी प्रतिभूतियां अल्प अवधि या दीर्घ अवधि दोनों में प्रदान की जाती है। तो अब ये समझिए कि किसके लिए अलाउड है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलाउड है। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है कि राज्य के लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाली अलाउड है, और केंद्र के लिए जो है वो आपकी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अलाउड है। ठीक है, ये जो दीर्घ अवधि और अल्प अवधि लिखा हुआ है ये दोनों केंद्र के लिए अलाउड है। ठीक है, यहां पर ये स्टेटमेंट क्यों सही हो गया? क्योंकि यहां पर लिखा है कि अल्प अवधि या दीर्घ अवधि दोनों में प्रदान की जाती हैं ऐसी प्रतिभूतियां। सिर्फ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि राज्य के लिए कहा जा रहा है या स्टेट, ये कॉमन स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब यहां समझिए शॉर्ट में और लॉन्ग में अंतर क्या है। तो शॉर्ट ऐसी हैं जो 1 साल या उससे कम, ठीक है, 1 साल या उससे कम के लिए जिसको ट्रेड किया जा रहा है। और ये लॉन्ग वाली कौन सी है? लॉन्ग वो होती है जो 1 साल से ज्यादा, ठीक है, 1 साल से जहां ज्यादा हो जाता है, 1 साल से ज्यादा, 1 साल प्लस। ठीक है, तो ये लॉन्ग हो जाएंगी। इसको ये फैक्ट याद रखना कि रिस्क फ्री माना जाता है, इसको जीरो रिस्क है इसमें। एक और फैक्ट याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? नो रिस्क, रिस्क फ्री गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा जाता है इसको। रिस्क फ्री है ना, रिस्क फ्री गिल्ट एज। इसका मतलब क्या है गिल्ट एज? इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए, एज का मतलब तो किनारे हो गए। तो ये जो पेपर है इसके जो किनारे हैं ये आपके कैसे हैं? ये सोने के मढ़े हुए हैं। मतलब एक इसकी जो विश्वसनीयता हो जाए इस बात पे कि ये इतनी सिक्योर है, सोने के मढ़े हुए मान के जाते हैं कि अगर आपके पास है तो ये
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सरकार ये कहे कि यार अभी नहीं दे पाएंगे, बाद में देंगे। क्यों? क्योंकि जब देने का टाइम आएगा नहीं होंगे पैसे तो नोट छाप के दे देंगे, वो उनके पास तो छापने की भी पावर है। ठीक है, खैर ये चीज़ मैं दूसरे सेंस में नॉर्मल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसको आप याद रखिएगा कि रिस्क फ्री गिल्ट एज भी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर कभी क्वेश्चन आ जाए या स्टेटमेंट आ जाए तो उसको सही मान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए HCNG, हाइड्रोजन संवर्धित CNG की बात हो रही है। HCNG के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को पूर्णतः खत्म किया जा सकता है। ठीक है, HCNG के इस्तेमाल से पूर्णतः खत्म किया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है क्या, बताइए। चलिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। प्राकृतिक गैस की तुलना में हाइड्रोजन की लागत कम है, अर्थात HCNG CNG की तुलना में सस्ता होता है और यह इंजन दक्षता में सुधार करता है। बताइए कितने स्टेटमेंट इससे सही है। तो देखिए, अगर आप पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे तो HCNG के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को पूर्णतः, ये पूर्णतः शब्द क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को गलत कर देगा, क्योंकि कम किया जा सकता है। लगभग कहा जाता है कि 70% के आसपास इसको कम किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो एक यहां से आपको एक बात समझ आती है कि जब भी कभी ऐसा स्टेटमेंट आए जो एक्सट्रीम हो, केवल लिखा हो, तो यहां पर आपको ऐसे में सचेत रहना होता है। ठीक है, 70% तक खत्म किया जा सकता है इसको, ना कि तो ये गलत हो गया। प्राकृतिक गैस की तुलना में हाइड्रोजन की लागत कम होती है, अर्थात HCNG CNG की तुलना में सस्ता होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि HCNG है जो वो महंगा होता है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, अगर ऐसा होता तो मिल ही रहा होता मार्केट में ये इतने आसानी से ऐसे नहीं बिक रहा है ना जिस तरीके से CNG बिक रहा है। तो सस्ता है कंपैरेटिवली, CNG है जो वो सस्ता है। चलिए, यह इंजन दक्षता में सुधार करता है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये उत्सर्जन को कम कर रहा है, जो गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को ये कम कर रहा है, तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि ये आप कह सकते हैं कि ये जो इंजन की दक्षता है उसको सुधार करेगा। ठीक है, ये आपने एक शब्द सुना होगा ब्लेंडिंग सुना है आपने। तो उसमें इसमें अगर कहा जाए तो कितना आप CNG में HCNG मिला सकते हो, तो आप इसको 20% तक मिलाया जा सकता है। टोटल CNG में जब हम इसको देंगे तो उसको 20% तक मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो दो गलत है यहां पर और एक सही है, तो यानी कि केवल एक ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, क्वाड 5 लोकतांत्रिक देशों का समूह है जिनकी एक समान आधार भूमि है। ठीक है, दूसरा, क्वाड देश समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित को समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है। ठीक है, तो ये क्योंकि क्वाड की अभी हाल ही में बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, जिसमें आपको पता होगा कि रिसेंटली क्या हुआ है कि सपोर्ट मिला US की तरफ से, भारत को सपोर्ट मिला है। किस लिए? कि UN में एक बैठक में जो बातचीत हुई उसमें से एक बातचीत ये निकल के आई है कि UN में, UNSC में परमानेंट 5 के लिए जो, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ब्रिक्स में नए कंट्रीज ऐड हुए, G20 में अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ, उसके अलावा यहाँ पर आपका क्वाड में भी साउथ कोरिया है जो वो चाह रहा है ऐड होना। ठीक है, तो यहाँ पर एक समर्थन के तौर पे कहा जा रहा है कि US का पूरा समर्थन है परमानेंट 5 में भारत को लाने के लिए। और भारत आप पता ही है ग्लोबल साउथ का एक लीडर है। तो ग्लोबल साउथ का क्योंकि भारत लीडर है तो वहां पर उनको एक मतलब काफी सारे देशों का उसको समर्थन मिल रहा है इस चीज को लेकर के। ठीक है, क्वाड क्या है? अगर सही में किताबी भाषा में कहेंगे तो ये आपके सामने लिखा है, इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट जो अकथित तौर पर है, जो नॉन डॉक्यूमेंटेड है, वो ये है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो खुलकर नहीं कहना चाहिए लेकिन ऐसा ही है। और वहां पर क्योंकि आप इसमें कितने देश हैं? इसमें 4 देश हैं। 4 देश हैं, कौन कौन से हैं? एक जापान हो गया आपका, एक आपका US हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान, US, ऑस्ट्रेलिया और आपका भारत। ठीक है, ये है, तो 4 है। और क्वाड शब्द से ही समझ में आ रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। ठीक, तो जब चतुर्भुज यहां पर वर्ड लिखा ही है तो ये 5 शब्द यहां पर क्या कर रहा है, इसको
गलत कर रहा है। तो अपने आप में ही अगर आपको नहीं भी पता है कि ये 5 हैं इसमें कि 4 हैं, तो इस शब्द से भी अगर आप कनेक्ट करेंगे तो भी आप अंदाज लगा लेंगे कि ये 5 नहीं 4 लोकतांत्रिक देशों का समूह है, जिसकी एक समान सेम आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड देश समुद्री व्यापार और जो सुरक्षा है उसके साझा हित का समर्थन करते हैं। ये बात भी सही है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हुआ। ठीक है, और बाकी 2 स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो यानी कि बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनजेडीजी पोर्टल देश भर के न्यायालयों के लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, इसके तहत डेटा 24 घंटे के भीतर अपडेट किया जा सकेगा और इसे ई कोर्ट परियोजना के रूप में बनाया गया था, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की बात हो रही है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की बात हो रही है, जिसके तहत जितने भी आपके कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, इवन तालुका लेवल तक के जो कोर्ट्स हैं, वो आपके यहाँ पर ऐसी मतलब वो सब उनका जो डेटा है, जितने भी केसेस हैं, जितने भी ऑर्डर हैं, उनको क्या कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में किया जा रहा है। इसमें कौन सपोर्ट कर रहा है, एनआईसी इसका सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, एनआईसी के सपोर्ट से ये काम हो रहा है। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के सपोर्ट से ये काम हो रहा है। ठीक है, इसके तहत तो यहां पर ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, सही हो गया, क्योंकि सबका कंप्यूटरीकरण हो जाएगा और एक जगह ये भंडार की तरह रिपोजिटरी बन जाएगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट इसलिए सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसके तहत डेटा 24 घंटे के भीतर अपडेट किया। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो इसको आप जब पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज जो लिखी जाती है, बार बार जो शब्द आता है, वो आता है रियल टाइम। मतलब इधर जितने केसेस पेंडिंग है उसका डेटा है, जितने केसेस हो गए, जिनका सुनवाई हो गई, उनका भी डेटा है आपके पास। जैसे जैसे केस इधर से पेंडिंग खत्म होता जाएगा, उधर से उधर अपडेट होता जाएगा। कब अपडेट होगा, रियल टाइम में अपडेट होगा। यहाँ लिखा है 24 घंटे के भीतर, ऐसा नहीं है, रियल टाइम में जब होगा तुरंत साथ में इधर अपडेट भी हो जाएगा, रियल टाइम में इसको अपडेट किया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि देखिए, इससे फायदा क्या है, इससे अगर हम फायदे की बात करेंगे तो फायदा ऐसा है कि आपको ये पता चल गया कि इतने केसेस पेंडिंग हैं। अब इन पेंडिंग केसेस में कितने ऐसे केसेस हैं जो क्रिमिनल केसेस हैं और कितने ऐसे हैं जो सिविल केसेस हैं। इसके अलावा सिविल में भी कितने ऐसे हैं जो कि आपकी भूमि के झगड़े से संबंधित हैं। ठीक है, तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो इस लाइन पे जा रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर केस की ओर ज़्यादा है, इनका झुकाव एक मतलब जो बहुत ही कम केसेस हैं जो आपके मतलब दूसरे किसी टाइप के हैं, तो उससे क्या होगा कि आप अपने रिफॉर्म्स कर सकते हो, आप नए नियमों को ला सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ी फायदेमंद चीज़ है। और ई कोर्ट परियोजना के तहत ये हो रहा है, ई कोर्ट परियोजना के तहत ये बनाया जा रहा है और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्या डिफरेंस है केंद्र प्रायोजित योजना में और आपका जो एक और होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है? ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है और एक सेंट्रल सेक्टर होता है। सेंट्रल सेक्टर से मतलब है केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं जो होती हैं, केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं और प्रायोजित योजनाएं, इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंट के तौर पर मैं इतना बता देता हूं कि मैं आपसे रेवेन्यू एंगल में पूछना चाह रहा हूं, मतलब वित्त पोषण के मामले में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या डिफरेंस है मूलतः इनमें, केंद्र प्रायोजित योजना में और केंद्र क्षेत्रीय योजना में। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर। ठीक है, चलिए कितने हो गए इसमें सही, देखो ये वाला इसमें गलत था, बाकी 2 सही थे, तो 20 आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में शांति निकेतन को भारत की 42वीं विश्व धरोहर सूची का दर्जा मिला। इसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि नामक कविताओं के संग्रह के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई बने। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें अगर आपको मैं बताऊं कितने स्टेटमेंट सही है पूछा जा रहा है, तो ये देखिए, ये पहला स्टेटमेंट है जो ये गलत है, क्योंकि ये 42वां नहीं है, ये 41वां था, 41st। ठीक है, 41वां था और 42वां है जो वो कौन सा है, 39वां कौन सा है, 40वां कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए, ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कई जगह पे ये आपको मिलेगा कि नहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये बड़ा सिंपल मिलेगा। लेकिन जब आप शांति निकेतन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये पता चलेगा कि ये पहले एक मेडिटेशन सेंटर की तरह ओपन किया था। तो मतलब अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं तो डिटेल में इसमें क्या है कि स्थापना इन्होंने की है, लेकिन इसका जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, जो विस्तार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और फिर बाद में क्योंकि उसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया तो वो सब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। तो इसकी जब वेबसाइट में जाएंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी की, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि नामक कविताओं के संग्रह के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई थे। ये भी बिल्कुल सही है। आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि भाई 39th, 40th, 41 और 42, ये क्योंकि ये दोनों तो अभी इसी साल के, अभी रिसेंट है, ये दोनों पुराने हैं, ठीक है। तो आपको ये 4 पता होने चाहिए कि कौन कौन सी विश्व धरोहर सूची में इसमें शामिल है। तो अगर मैं 39th की बात करता हूं तो वो है आपका धोलावीरा। उसके बाद अगर हम 40वें की बात करते हैं तो 40वां है आपका रमप्पा मंदिर, रमप्पा, ठीक है। रमप्पा टेम्पल कहां पर है? ये तेलंगाना में है। किस स्टाइल से बना है? ये वेसर स्टाइल से बना हुआ है, ठीक है। 41वां आपका ये हो गया शांति निकेतन वाला। और जो 42वां है, 42वां अभी अभी रिसेंटली किसको मिला है? होयसाल के मंदिर परिसर को, ठीक है। होयसाल के मंदिर परिषद को, ठीक है। इतने फैक्ट आपको इसके बारे में पता होने चाहिए थे। तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए पहला गलत हो गया, बाकी 2 सही हैं, बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए की है जो कि मैं मतलब इसके साथ ही अटैच की है ताकि आप लोग मिलान कर सकें, ठीक है। तो इसका आप प्रॉपर मिलान कर लीजिएगा। ये जो पूरी फाइल है ये मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके इसका पूरा मिलान आपको करना है। स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पिछले वाली क्लासेस का स्कोर नहीं बताया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब अच्छी बात है, लेकिन मुझे स्कोर जानना है, ठीक है। क्या आप 60% तक स्कोर कर पा रहे हैं, ये जानना है मुझे। चलिए, तो अगर आपको टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करना है तो ये QR कोड है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये आप सर्च कीजिए और वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।